हम लोग कर रहे हैं एसएस लोटस केस। ठीक है, एसएस लोटस केस 1926 में एक शिप कोलिजन हुआ था हाई सी में। ठीक है, समंदर के बीचों बीच। उसमें एक शिप था टर्की का, ठीक है, और दूसरा शिप था आपका इसका फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस के जो नवल ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनके नेग्लिजेंस से ये शिप कोलिजन हुआ। ठीक है, जिसके कारण स्वरूप क्या हुआ, टर्की के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो मारे गए और टर्की का जो शिप था वो भी सैंक हो गया। ठीक है, सैंक मतलब पानी में डूब गया। ठीक है, तो उसको बहुत नुकसान हुआ। तो टर्की ने जो भी फ्रांस के ऑफिसर थे उस शिप में, सबको पकड़ के अरेस्ट करके, ठीक है, अपने यहाँ पे लाया और उसको सजा सुना दिया। ठीक है, फ्रांस का जो शिप था उसका नाम था लोटस। ठीक है, और टर्की का जो शिप था उसका नाम था बजकॉट। ये अगर नाम याद रहे तो और बेहतर है। ठीक है, तो लोटस जो चला रहा था उसका नाम था डिमॉन्स। ठीक है, लेफ्टिनेंट डिमॉन्स उसका नाम था। तो ये फ्रेंच के ऑफिसर थे उस शिप को चलाने वाले। तो टर्की ने डेमोन्स के सहित उनके जो भी साथी ऑफिसर थे सबको पनिश किया, सजा सुना दिया। ठीक है, अरेस्ट करके। अब ये मामला जो है आईसीजे में गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इशू ये था, फ्रेंच का कहना ये था कि भाई क्योंकि ये कोलिजन हाई सी में हुआ है, ठीक है, तो टर्की को मेरे ऑफिसर्स को सजा देने का अधिकार नहीं है, उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है। जबकि टर्की का ये मानना था कि ये जो हादसा हुआ है, कोलिजन हुआ है, वो फ्रांस के ऑफिसर के नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे टर्किश ऑफिसर की जान चली गई और हमारा शिप भी डूब गया। ठीक है, तो मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अगर हम देखें तो मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं भाई जो अपराध किया है उसको हम पनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्की का आर्ग्यूमेंट था। आईसीजे ने कहा कि उस समय पर 1926 में इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं था कि भाई हाई सी में कोई हादसा होता है तो आप पनिश नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं था। ठीक है, ये आईसीजे ने कहा। दूसरा आईसीजे ने कहा कि अगर कोई अपराध होता है, ठीक है, और उसमें किसी देश के नागरिक मारे जाते हैं, ठीक है, तो वो उस ऑफिसर को, जो भी इसके पीछे मतलब ऑफेंडर होगा, उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉरी फ्रांस का जो है दलील कोर्ट ने डिनाई कर दिया और कोर्ट ने ये माना कि सही है जुरिस्डिक्शन। ठीक है, क्योंकि टर्की का यहाँ पे नुकसान हुआ है, उनके लोग मारे गए हैं, तो कोर्ट ने आपका टर्की के फेवर में जजमेंट दिया। हम लोग कर रहे हैं दी कोरफू चैनल केस। ठीक है, ये केस जो है ये भी मैटर आपका आईसीजे के पास गया था। ये मैटर यूके और अल्बेनिया के बीच है, जो इंसिडेंट 1946 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश का जो वॉरशिप था वो कोरफू चैनल के रास्ते से जा रहा था। ठीक है, तो जब कोरफू चैनल जो होता है ना वो किसी कंट्री का अपना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है वो। ठीक है, लेकिन जब आप यूएन क्लॉज पढ़ोगे ना, जो समंदर का जो लॉ है, लॉ ऑफ द सी, उसमें प्रावधान है कि किसी को अगर कुछ ज़रूरी काम है तो वो उधर से जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो उसमें हुआ ये था कि जब वह ब्रिटिश का वॉरशिप जा रहा था, ठीक है, तो अचानक से अल्बेनिया का जो अपना कोरफू चैनल बनाया था उसने, ठीक है, कोरफू चैनल ऐसा होता है जैसे अपन भारत में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने देखा होगा, वो जालीदार लगा के रखते हैं ना, तो हम धरती के ऊपर ऐसा लगा के रखते हैं। ठीक है, जब हम पानी समंदर की बात करते हैं तो वहां पे भी हर स्टेट का अपना अपना, हर कंट्री का अपना अपना एक बाउंड्री होता है, समंदर में भी। ठीक है, तो जब समंदर के बाउंड्री पर भी वो लोग अपना पहरेदार लगा के रखते हैं कि कोई भाई हमारे जुरिस्डिक्शन में घुस न जाए। ठीक है, तो उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए वहां पे कि भाई कोई अनऑथराइज्ड अगर घुसे तो बम विस्फोट हो और वो लोग अंदर ना आ पाए, ऐसा था सीन। ठीक है, तो हुआ क्या कि ब्रिटिश का वॉरशिप जब कोरफू चैनल के अंदर से आ रहा था तो वहां पे कुछ माइंस फटे। ठीक है,
जिसमें जो है यूके के वॉरशिप भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और उनके कुछ लोग मारे भी गए, ठीक है। इसके सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, यूके गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसा क्या, मतलब ये किसने बिछाया था। तो उसने ना सीधा बिना अल्बानिया से पूछे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, तो तुमने बिछाया था क्या, कौन है इसके पीछे, बिना ये सारी बातें रखे वो वहां पे इंक्वायरी शुरू करा देता है, ठीक है, और अपने मिलिटेंट को भेज देता है और माइन स्वैपिंग के लिए ऑपरेशन चला देता है, ठीक है। ये हमेशा दो याद रखना, बम विस्फोट अल्बानिया के कॉर्फू चैनल में होता है, और वहां पे इंक्वायरी भी ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट होता है यूके का, वो अपने मिलिटेंट भेज के वहां पे अनऑथराइज्ड, ठीक है, ऑपरेशन शुरू कर देता है कि किसने बम विस्फोट कराया था, ठीक है। अब ये मैटर आईसीजे के पास जाता है। इशू क्या है कि क्या वो जो माइन विस्फोट हुआ था उसके लिए अल्बानिया जिम्मेदार है, और दूसरा इशू ये था कि क्या यूके ने अनऑथराइज्ड ऑपरेशन अल्बानिया के कॉर्फू चैनल में किया, क्या ये वायलेशन ऑफ सोवर्निटी है। ये दो मामला कोर्ट में था, ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि यहाँ पे जो अल्बानिया बोल रहा है कि भाई माइन बिछाया गया था और मुझे माइन का इतना मतलब आइडिया नहीं था, ठीक है। अल्बानिया ने सीधा बोल दिया था कि भाई मुझे ये नहीं पता था कि उनका शिप आएगा और बम विस्फोट हो जाएगा, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अल्बानिया ने कहा कि भाई मेरा जब इसमें रोल ही नहीं है, मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो मैं जिम्मेदार कैसे होऊंगा, ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, और क्योंकि वो जो कॉर्फू चैनल है आपके टेरिटरी में आता है, तो कोई भी विस्फोट अगर ऐसा होता है तो आप उससे हाथ खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन है, आपको नहीं पता तो किसको पता है, ठीक है। तो उनको जो क्षति हुआ था यूके वॉरशिप के लिए वो अल्बानिया जिम्मेदार है, ये पहली बात हुई। दूसरा कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अल्बानिया का टेरिटरी था, तो यूके को अगर कोई भी तरीके का ऑपरेशन करना था, ठीक है, तो उसको अल्बानिया से परमिशन लेकर के तब करना चाहिए था। ये अनऑथराइज्ड होके मिलिटेंट को भेज के ऑपरेशन चला देना किसी के सोवर्निटी में जाके, ये गलत है, ठीक है। तो कोर्ट ने अल्बानिया के सोवर्निटी को वायलेशन माना था यूके के अनऑथराइज्ड माइन स्वीपिंग ऑपरेशन को, ठीक है। तो यही दोनों मामला इस कोर्ट में आया था और जजमेंट यही आया, ठीक है। तो जो क्षति हुआ था यूके को, उसके वॉरशिप वगैरह डूब गए, तो उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आपको कॉम्पनसेशन देना होगा, ठीक है। और फिर कोर्ट ने ये क्या बोलते हैं, यूके को ये भी बताया, जिम्मेदार माना कि आप जो है अगर कोई ऑपरेशन करना चाह रहे थे, माइन स्वेपिंग का ही करना चाह रहे थे, तो आपको पूछ के करना चाहिए था, ये आपने जो किया है वो इलीगल एक्ट है, ठीक है, और अल्बानिया के सोवर्निटी का वायलेशन है। नेक्स्ट केस है हमारा दी पैक्वेट हबाना केस, ठीक है, ये 1900 में आया था। केस का फैक्ट ऐसा था, 2 क्यूबन फ्लैग्ड फिशिंग बोट, ठीक है, द पैक्वेट हबाना एंड द लोला वर कैप्चर्ड बाय द यूएस नेवी, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग द स्पेनिश अमेरिका वॉर वाइल अनअवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्यूबा का दो बोट था, दो मतलब ये क्या बोलते हैं, शिप था, ठीक है, जो वसल था, वो उसमें मच्छी मारने वाले लोग होते हैं ना, मच्छी मारते मारते घुस जाते हैं किसी भी टेरिटरी में, तो वो यूएस के कोस्टल एरिया में क्यूबा के दोनों वसल और उसके साथ जो भी मेंबर थे मच्छी मारने वाले, वो पहुंच गए, ठीक है। उस समय पे स्पेनिश और अमेरिका का वॉर चल रहा है, उनको नहीं पता था, ठीक है। तो अमेरिका को ऐसा लगा कि ये हमारे दुश्मन देशों ने कोई जासूसी के लिए भेजा था और उन्होंने उसको पकड़ लिया, ठीक है। इशू क्या था, कुड दीज अनआर्म्ड फिशिंग वेसल्स हुज क्रूज वर ओनली फिशिंग बी कंडेम्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी एंड सोल्ड एज प्राइजेस ऑफ वॉर, ठीक है। इशू ये था कि वो लोग जो थे वो बिना आर्म के थे, मछली मारने गए थे, तो थोड़ी ना बंदूक लेके जाएंगे, ठीक है। तो उनको जो है आपने पकड़ के एनिमी प्रॉपर्टी मान लिया, तो क्या ये सही है, ठीक है, और क्या हम उसको प्रॉपर्टी ऑफ एनिमी मान सकते हैं। तो होल्डिंग क्या आया था, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दे कुड नॉट बी सीज्ड, ठीक है। वो जो एनिमी का जो प्रॉपर्टी था, वो जो लोग थे उसको सीज नहीं कर सकते हैं,
कोर्ट का रीजनिंग ये था, द कोर्ट फाउंड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कस्टम अमंग नेशंस एग्जेम्प्टिंग कोस्टल फिशिंग वसल। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो कोस्टल वसल फिशिंग वसल जो होते हैं, मछली मारने वाले जो बोट वगैरह होते हैं, उसको एग्जम्प्ट किया गया है हर जगह पे। ठीक है, और ये बहुत जमाने से चलते आ रहा है। कोई मछली मारने वाला हो सकता है मच्छी मारते मारते किसी और के एरिया में चले जाए। ठीक है, तो जब तक उसके पास कुछ है नहीं, मच्छी मारने के इरादे से आया था, तो आप उसको सीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस कस्टम रूटेड इन सेंचुरी ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये जो कस्टम चलते आ रहा है, मच्छी जो मारना है ना वसल में बैठ के, शिप में बैठ के, ये कस्टम बन चुका है, मतलब शुरू से ही होते आ रहा है ऐसा। ठीक है, द इन द एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग यूएस लॉ और treaties, customary international law is a part of US law and binding on its court। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यूएस का किसी भी ट्रीटी में, ये जो क्यूबा था या किसी और देश के साथ अगर उसका ट्रीटी नहीं भी है, तो इंटरनेशनल लॉ में कस्टमरी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो अमेरिका के लिए भी बाइंडिंग है। ठीक है, और उनके कोर्ट के लिए भी बाइंडिंग है। तो वो कस्टमरी प्रैक्टिस में आता है फिशिंग वसल का एक देश से दूसरे देश के अंदर जाना। तो इसीलिए कोर्ट ने माना कि हम उसको जो सीज किया गया है उसको रिहा करने के ऑर्डर दे दिए गए कोर्ट के द्वारा, और उनको एनिमी प्रॉपर्टी नहीं मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के जो प्रोविजंस होते हैं उसके ऊपर कोर्ट ने जो है ज़्यादा तवज्जो दिया, और उन्होंने कहा कि कोई भी वसल को इस तरीके से सीज नहीं किया जा सकता है जो फिशिंग के लिए हो। हम लोग कर रहे हैं दी आइलैंड ऑफ पाल्माज केस। ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर बेस्ड केस है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और नीदरलैंड के बीच एक आइलैंड के लिए मतलब डिस्प्यूट का केस है। ठीक है, अमेरिका बोलता है कि 1898 में हमारा पेरिस के साथ जो है, ठीक है, ट्रीटी हुआ था जिसके तहत मुझे वो आइलैंड मिला था। ठीक है, जबकि नीदरलैंड का मानना है कि मैं 17th सेंचुरी से, ठीक है, उस आइलैंड पर पीसफुली उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, और वहाँ पे अपने राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मामला जाता है आर्बिट्रेटर के पास। एक आर्बिट्रेटर होता है उस टाइम पे मैक्स ह्यूबर। ठीक है, जो नीदरलैंड के फेवर में फैसला देता है, और वो फैसला देते हैं कि कंटिन्यूअस एंड पीसफुल डिस्प्ले ऑफ स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, ओवरराइड्स अ क्लेम बेस्ड ऑन मेयर डिस्कवरी। ठीक है, ये जो आर्बिट्रेटर थे उस टाइम के मैक्स ह्यूबर, जिनके पास ये दोनों गए थे, उनका मानना था कि क्योंकि कंटिन्यूअसली 17th सेंचुरी से अभी तक कंटिन्यूअसली और पीसफुल जो एंजॉयमेंट है और मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है जिस स्टेट ने किया, उसके ऊपर वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है, ना कि उसके क्लेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बोलता है कि मैंने इसको डिस्कवर किया था, मुझे किसी ट्रीटी से मिला था। नहीं, ठीक है, तो ऐसा मेन ये था। फिर इसको अगर हम डेप्थ में ले तो इसके अंदर डिस्प्यूट ये था, द यूएस एंड नीदरलैंड बोथ क्लेम सोवर्निटी ओवर द आइसोलेटेड आइलैंड ऑफ पाल्मा। ठीक है, यूएस का क्लेम होता है कि 1898 में पेरिस के साथ हमारा ट्रीटी होता है, ठीक है, जिसमें वो जो आपका आइलैंड है वो मुझे मिलता है, ठीक है, स्पेन के द्वारा। नीदरलैंड का क्लेम रहता है कि 17th सेंचुरी से, ठीक है, ये जो आइलैंड है उस पे मैं अपना पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तब से लेके आज तक इनको कभी नहीं लगा कि मेरा ट्रीटी हुआ था। आज अचानक से ये बोल रहे हैं कि मेरा ट्रीटी हुआ था उससे, तो ट्रीटी हुआ था तो उसी समय से आ जाते। हाँ, आज आ रहे हो 17th सेंचुरी से, अभी आ रहे हो 21वीं सदी में, ठीक है, 400 साल हो गए उस बात को। तो आर्बिट्रेटर का भी नाम याद रखना, मैक्स ह्यूबर थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, द रूलिंग डिक्लेयर दैट आइलैंड ऑफ पाल्मा बिलोंग टू द नीदरलैंड, ठीक है, बिकॉज
principle of establishing the principle that a state continuous and peaceful display of authority and management takes precedence over a claim based on solely on discovery and treaty. ठीक है, तो कोर्ट ने माना कि आप ट्रीटी और डिस्कवरी का क्लेम लेके उनको नहीं हरा सकते हैं जो 17th सेंचुरी से पीसफुली उसको मैनेज करते आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा रेसिडेंस पे भी सवाल है हमारा, व्हाट इज रीबक सिक स्टैंटिबस. ठीक है, ये क्या होता है? तो ये एक तरीके का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में प्रिंसिपल है. ठीक है, प्रिंसिपल बोल लो, डॉक्ट्रिन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये एक तरीके का डॉक्ट्रिन है जो ये बोलता है that allows a state to withdraw from or terminate a treaty if there has been a fundamental change of circumstances that was unforeseen when the treaty was made. ठीक है, ये बोल रहा है कि आप किसी देश के साथ ट्रीटी किए हो. ठीक है, उस समय तक सब कुछ सही था, बाद में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस आए हैं जो परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं और आपको लगता है कि हमें ट्रीटी को टर्मिनेट करना है, तो ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि आप कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत सारा ट्रीटी हुआ था. ठीक है, लेकिन जब पहलगाम हुआ और फिर एक और हादसा हुआ था तो उसके बाद हमने उनका पानी रोक दिया था. ठीक है, कोई था ना सिंधु जल ट्रीटी ऐसा कुछ था. ठीक है, हमने टर्मिनेट कर दिया था. क्यों कर दिया था? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में रीबक सिक स्टैंटिबस एक डॉक्ट्रिन है जो उस देश को ये पावर देता है कि अपने ट्रीटी के अंदर आपने जो कंसेंट दिया है उसको विड्रॉ करके ट्रीटी को ख़त्म कर सकते हैं अगर उस ट्रीटी में जो कंडीशन लगाए गए थे उसके विपरीत अभी आपके साथ सिचुएशन चल रहा है या फंडामेंटल चेंजेस आ गए हैं उन परिस्थितियों में जिसके कारण आपने ट्रीटी करी थी. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी में और आगे अगर आपको जानना है तो दिया है, दिस चेंज मस्ट बी सो सिग्निफिकेंट दैट इट रेडिकली ऑल्टर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रीटी और मेक्स इट परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. ठीक है, ऐसा ही भारत के साथ हुआ था, तब न मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन आ गए थे कि हम उस ट्रीटी को फॉलो ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल हो गया हमारे लिए कि हम कैसे दें उनको पानी, जब वो हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं और हम उनको पानी दें तो ये तो गलत हो गया ना. तो ऐसा है, तो रीबक सिक स्टैंटिबस उस ट्रीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लैंड लॉक्ड स्टेट. लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है ऐसा स्टेट, और हमेशा याद रखना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट का मतलब देश से है. ठीक है, राज्य से नहीं है, बिहार महाराष्ट्र ऐसा नहीं, यहाँ पे देश से होगा. तो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर लैंड लॉक्ड स्टेट, तो मतलब कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड होता है. ठीक है, कैसे मानते हैं उसको लैंड लॉक्ड? तो ऐसा कोई देश जिसके चारों तरफ पानी ना हो. ठीक है, चारों तरफ लैंड ही लैंड हो, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड. मतलब लैंड से लॉक्ड है वो स्टेट, कहीं भी समंदर वगैरह नहीं है. तो एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल है जिसके चारों तरफ मतलब लैंड ही लैंड है, उसके चारों तरफ कहीं पानी ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसा. तो इन इंटरनेशनल लॉ ए लैंड लॉक्ड स्टेट इज अ कंट्री दैट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन एंड इज देयरफॉर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, तो यही होता है. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पैक्टा संट सर्वांडा. पैक्टा संट सर्वांडा क्या होता है? तो पैक्टा संट सर्वांडा भी एक डॉक्ट्रिन है या एक प्रिंसिपल है. ठीक है, जिसका ये मानना है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट. अगर आप किसी देश के साथ कोई एग्रीमेंट किए हैं या कोई ट्रीटी किए हैं तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए और उसको गुड फेथ में परफॉर्म करना चाहिए. नहीं परफॉर्म हो पाएगा तो रीबक सिक स्टैंटिबस तो आपके पास है ही, ट्रीटी को टर्मिनेट कर दीजिए. लेकिन जब तक आप गुड फेथ में फॉलो कर सकते हैं आप कीजिए. ये डॉक्ट्रिन कौन बोलता है? पैक्टा संट सर्वांडा. ठीक है, तो पैक्टा संट सर्वांडा का सीधा अपोजिट रीबक सिक स्टैंटिबस हो जाता है, जो ये बोलता है कि अगर ट्रीटी आपको इम्पॉसिबल लगता है कि फॉलो करना है, ठीक है, सरकमस्टांसेज में बदलाव आ गए हैं, तो आप ट्रीटी को टर्मिनेट कर दीजिए. वहीं
पैक्टा सेंट सर्वांडा बोलता है कि जहां तक आपको लगे कि आप गुड फेथ में ट्रीटी को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट आगे कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रिंसिपल है, ठीक है, थ्योरी है, जो ये बोलता है कि जो अपना डोमेस्टिक लॉ है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल लॉ है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आप अपने देश में डोमेस्टिक लॉ को अच्छे से इन्फोर्स कर लिए तो आप समझ लो आपने इंटरनेशनल लॉ पे आपके लॉ जो हैं वो इन्फोर्स हो गए, ठीक है, आपको फिर अलग से कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोनेस्टिक थ्योरी इन इंटरनेशनल लॉ पोजिट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ आर नॉट डिस्टिंक्ट सिस्टम बट रैदर पार्ट ऑफ अ सिंगल एंड यूनिफाइड लीगल सिस्टम, ठीक है। ये बोलता है कि मोनिस्टिक ये इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिस्टम के पहलू हैं, ठीक है। दिस मीन्स इंटरनेशनल लॉ इज ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड इन डोमेस्टिक लॉ। अभी मैंने बताया कि अगर आप इन डोमेस्टिक लॉ को अच्छे से इन्फोर्स करा लें अपने देश में तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल लॉ के मानक दंडों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे के पहलू हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज असाइलम। असाइलम ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने देश से, ठीक है, प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है, मार के भगा दिया जाता है किसी भी कारण से, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है, नेशनैलिटी के नाम पे, अगर उनको वहां से प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है तो वो जिस देश में शरण लेते हैं ना, जिनको दूसरे देश अपने यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, उनको सारी सुविधाएं देते हैं खाने पीने का, ठीक है, तो उसको बोला जाता है असाइलम। In international law, asylum refers to the protection granted by a state, ठीक है, मतलब country, to a foreign national who has fled their home country due to prosecution, ठीक है, or a well-founded fear of the prosecution. It essentially provides a safe haven for individuals who cannot safely return to their country of origin because they face threat बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक ग्राउंड लाइक रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुल मिला के असाइलम का मतलब होता है किसी और देश से ऐसे लोग भगाए गए जिनको वहां पे मारपीट करके निकाल दिया गया, रीजन कुछ भी हो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, नेशनैलिटी के नाम पे, पॉलिटिकल ओपिनियन के नाम पे, तो उसको जो देश अपने यहाँ पे शरण देता है वैसे लोगों को असाइलम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्ट यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सबसे मेन उसका जो है ऑब्जेक्ट यही है। उनका मेन ऑब्जेक्ट है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे, और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का भी काम जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ नॉर्म्स है, ठीक है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सॉवरन स्टेट्स हैं उनके बीच रिलेशन को मेंटेन करता है, गवर्न करता है, ठीक है। उसके बीच जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको भी गवर्न करने का काम इंटरनेशनल लॉ करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? डिप्लोमेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, इस सब बातों पर जो है रेंज वाइज जो है मतलब डिस्कस होता है, ठीक है। Essentially, it provides a framework for cooperation and dispute resolution in the international community, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं, जो देश हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कॉपरेशन के साथ जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल लॉ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। इसमें टोटल 178 देश हैं जो मेंबर हैं, और ये रियो समिट 1992 में हुआ था, उसके अंदर इसको जो है बनाया गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से एजेंडा बनाया गया, ठीक है, जिसमें 178 देशों ने अपना सहमति जताया, ठीक है, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक तो मतलब कोई संस्था होना चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो उसी बीच जो है रियो समिट में ही एजेंडा 21 का एक प्रारूप तैयार हुआ, और ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब हर देश अपने अपने हिसाब से लागू कर सकता है, कोई फोर्स नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, ठीक है। तो यह है, तो एजेंडा 21 एक तरीके का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, जो अडॉप्ट किया गया था 1992 में अर्थ समिट में, ठीक है, जिसके अंदर 178 देश सिग्नेटरी मेंबर हैं। इसका मुख्य पर्पस था कि ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करें और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को जो है मजबूत करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जिसमें पार्टीज जो है किसी आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, जो इंडिविजुअल न्यूट्रल होता है, ठीक है, थर्ड पार्टी होता है, वो दोनों पार्टी को, जो डिस्प्यूटेड पार्टी है, उनको बिठा के समझा के, ठीक है, और फिर उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। ये एक तरह से बाइंडिंग नेचर का होता है, और जो भी देश डिस्प्यूटेड होते हैं वो उनको जो है वो आर्बिट्रेटर का ऑर्डर मानना होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीडिएशन। मीडिएशन भी एक एडीआर का मैकेनिज्म है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। इसमें भी जो है दोनों डिस्प्यूटेड पार्टी किसी थर्ड पार्टी को जो न्यूट्रल होता है वो उनको अपॉइंट करते हैं, और वो थर्ड पार्टी जो होता है उसको मीडिएटर कहा जाता है। वो एक म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट पे लाके दोनों पार्टी का सेटलमेंट कराता है, ठीक है, यही होता है मीडिएशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज इन इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू द राइट ऑफ फॉरेन शिप to navigate through the territorial sea of another state without prejudice to the coastal state's peace, good order or security. This right is enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea and is a cornerstone of freedom of navigation, ठीक है। इनोसेंट पैसेज किसी भी देश के जो ये होता है ना अपने मतलब टेरिटोरियल सी का जुरिस्डिक्शन, ठीक है, उसके बाद का एरिया जो होता है वो इनोसेंट पैसेज होता है। वहाँ पे अगर किसी देश को काम है, ज़रूरी है, ठीक है, तो वो आ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं जो उस देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो, ठीक है। यूएन क्लॉज का मानना है कि अगर आपके पास समंदर है, ठीक है, आपके टेरिटरी में वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका आधिपत्य होना चाहिए, जिसके पास नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो यूज कर सकता है। हाँ, आपके सोवरेनिटी को खतरा ना हो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही मान के चलिए नेपाल के पास कोई समंदर नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है समंदर का यूज करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए यूएन क्लॉज बनाया गया था कि भाई जिसके पास समंदर नहीं है उसको भी फायदा उठाने दो, ठीक है। और इसमें इसीलिए इनोसेंट पैसेज का नियम लाया गया कि भाई आपका ही समंदर रहेगा, आपका ही टेरिटरी है, लेकिन किसी को अगर जरूरी काम है तो वो कर सकता है, इतना फ्रीडम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक मैरीटाइम एरिया होता है जो 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ होता है कोस्टल स्टेट के बेस लाइन से, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी देश होता है उसके अगर उसके हिस्से में समंदर है तो उसका एक बेस लाइन होता है, जहां से समंदर का पानी ऊपर नहीं आ पाता, नीचे ही रहता है, ठीक है। तो जहां तक वो ऊपर आ पाता है वो बेस लाइन होता है। वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कौन सा था मैं भी भूल गया, हाँ, टेरिटोरियल सी, ठीक है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया टेरिटोरियल सी होता है।
बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया कंटिन्यूअस जोन होता है, ठीक है। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो होता है ऊपर का, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, तो जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया ऊपर का है, अगर आप धरती के नीचे, जो समंदर के नीचे भी तो मिट्टी ही होगा ना कहीं, तो वो जो मिट्टी वाला पार्ट होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, तो समंदर के ऊपरी वाले भाग को 200 नॉटिकल माइल तक ये क्या बोलते हैं उसको, आपका क्या था यार, तुरंत मेरा वो हो जाता है, एक सेकंड, हाँ नीचे वाला कॉन्टिनेंट, हाँ, ऊपर वाला पार्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जस्ट कॉजेंस। जस्ट कॉजेंस क्या होता है, तो जस्ट कॉजेंस ऑल्सो नोन एज प्रिम्पटरी नॉर्म्स are fundamental principle of international law that are considered so essential that no derogation from them is permitted. These norms are considered superior to all other sources of international law, including treaties and customary law, and are binding on all states, regardless of whether they have explicitly consented to them, ठीक है। जब इंटरनेशनल लॉ में आप मेंबर बनते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी नियम बनाए जाते हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं इसको नहीं मानूंगा या मैंने कंसेंट ही नहीं दिया था तो मेरे यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, नहीं, वो हर किसी पे लागू होगा। जैसे जैसे आपके देश में जैसे क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब एक होता है ना मॉब लिंचिंग टाइप, ठीक है, तो वो हर देश में बैन है। आप कहीं भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे यहाँ पे तो मॉब लिंचिंग होगा, नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। या किसी प्रिजनर को के साथ टॉर्चर करते हैं, तो भले ही आप उस एग्रीमेंट में हिस्सा नहीं है जहाँ पे इसके बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये कस्टमरी लॉज हैं, ठीक है। ये हर किसी के ऊपर लागू होता है कि भाई आप अपने देश में जो है मॉब लिंचिंग को रोकें, वो नहीं होना चाहिए। फिर आप प्रिजनर्स के साथ सही से पेश हों, उनके साथ कोई गलत ना हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉम्प्टरी नॉर्म्स में आते हैं, वो आपको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, वो डुअलिस्टिक थ्योरी है। डुअलिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? डुअलिस्टिक थ्योरी का मानना है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों सेपरेट लीगल सिस्टम है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था मोनिस्टिक थ्योरी, जो जिसका मानना था कि दोनों एक ही है। डुअलिस्टिक थ्योरी का मानना है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो करवा पा रहे हैं तो आप डोमेस्टिक लॉ को भी फॉलो नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये बोल रहा है, पढ़ देता हूँ मैं। डुअलिस्टिक थ्योरी इन इंटरनेशनल लॉ posits that international law and municipal law are two distinct and separate legal systems. These systems operate independently, with international law no automatically binding on states' domestic legal order. For international law to applied within a state domestic legal system, it generally requires a specific act of adoption or transformation into नेशनल लॉ, ठीक है। तो कुल मिला के मोनिस्टिक थ्योरी बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जबकि डुअलिस्टिक थ्योरी का मानना है कि नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डोमेस्टिक जो लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ जो है वो अपने लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल लॉ अपने लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट। रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट का मतलब क्या है? किसी देश को फॉर्मली एक्नॉलेज करना, ठीक है। कोई स्टेट है ऐसा जो नया नया बना है, ठीक है, तो उसको जब हम फॉर्मली एक्नॉलेज करते हैं तो हम उसको रिकॉग्निशन देते हैं, ठीक है। वही होता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, उनको एक तरीके से एक्नॉलेज करना। तो in international law, recognition of a state is the formal acknowledgement by existing states that a new political entity meets criteria to be considered as a state and is therefore entitled to right and obligation under international law, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई जब कोई देश बनता है, ठीक है, और उसके पास जो भी क्राइटेरिया होते हैं एसेंशियल, उन्होंने फुलफिल किया है,
तो जो दूसरे देश हैं उनको फॉर्मली एक्नॉलेज कर सकता है। तो जैसे ही फॉर्मली एक्नॉलेज किया जाएगा उसको स्टेट का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन यूज ऑफ फोर्स। नॉन यूज ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? तो इन इंटरनेशनल लॉ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स मीन्स दैट स्टेट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट द टेरिटरी इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर स्टेट। ठीक है, तो ये नॉन यूज ऑफ फोर्स का जो प्रिंसिपल है उसका ये मानना है कि आप किसी भी देश के खिलाफ, ठीक है, कोई मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी देश को डरा नहीं सकते हैं, किसी देश को धमका नहीं सकते हैं। ठीक है, सभी देश को अपने अपने सोवर्निटी और इंडिपेंडेंस के साथ जीने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन यूज ऑफ फोर्स में कवर किया गया है। नेक्स्ट है आपका राइट टू इश्यूज ऑफ द लोटस केस। लोटस केस के अंदर 2 इशू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है जुरिस्डिक्शन के ऊपर इशू था। डिड टर्की वायलेट इंटरनेशनल लॉ बाय एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम कमिटेड बाय अ फ्रेंच नेशनल आउटसाइड ऑफ इट्स टेरिटरी, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन हाई सी। हाई सी पे था ना, तो उसका टेरिटोरियल वाटर कहाँ था? तो जब टेरिटोरियल वाटर में हुआ ही नहीं तो उसका जुरिस्डिक्शन कैसे हुआ? तो क्या टर्की ने इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल को वायलेट किया है जुरिस्डिक्शन के मामले में? पहला। और दूसरा ये था कि क्या अगर टर्की ने वायलेट किया है तो कॉम्पनसेशन फ्रांस को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, और क्या टर्की ने जो उसके ये ऑफिसर को जो डिटेन करके रखा था उसको कितना मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के दूसरा इशू कॉम्पनसेशन के लिए था कि अगर टर्की ने वायलेट किया है तो उसका मुआवजा कितना मिलेगा। ये 2 इशू था। ठीक है, तो जवाब तो आपको पता ही है। कोर्ट ने माना कि भाई नहीं, टर्की का जो है यहाँ पे नुकसान हुआ था। ठीक है, उनके लोग मारे गए, उनका टैंक डूब गया। ठीक है, तो एज अ क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है, वो ऑफेंडर को पनिश करने का अधिकार रखता है। और क्योंकि ये मामला 1926 का था तो उस टाइम पे इतना इंटरनेशनल लॉ जो है डेवलप नहीं हुआ था जो इस एक्ट के लिए अलग से कोई प्रोविजन बना दिया जाए। ठीक है, तो जब टर्की सही था तो फिर कॉम्पनसेशन का तो मसला ही नहीं उठता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइंड ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होता है जो दो से अधिक देशों के बीच किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं मतलब इश्यूज पे जो है एग्रीमेंट बनता है। ट्रीटी बायलैटरल भी हो सकता है, 2 स्टेट के बीच भी हो सकता है, और मल्टीलैटरल भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे देश के बीच भी हो सकता है, और ये बहुत सारे इश्यूज के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। तो ट्रीटी का मतलब फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, सिंपल से याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका नेम दी 4 क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड। कैसे किसी देश को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया है। पहला है उसके पास अपना परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, फिर उसके पास अपना एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, फिर तीसरा है उसके पास अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, और चौथा है उनके पास एक क्या बोलते हैं कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, कि वो दूसरे देश के साथ रिलेशन मेंटेन कर सके। ठीक है, मतलब खुद की सॉवरेनिटी होनी चाहिए उनके पास कि वो किसी और देश के साथ कैसे मतलब ट्रीटी करेंगे ये वगैरह। तो अगर ये 4 क्राइटेरिया है तो उनको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। क्वेश्चन पहला सवाल है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी एस्टैब्लिश इन 1990 to promote social justice and internationally recognized human and labor right। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम में ही लिखा हुआ है लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे लेबर के लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए थी जो हर लेबर का लेबर राइट और उसके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ इसी को प्रोमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हमने 1999 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है,
किसके द्वारा बनाया गया? यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इट्स मेन गोल टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इनका मेन गोल यही था कि जो वर्किंग कंडीशन है लेबर के, उसको इम्प्रूव किया जाए और लेबर के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, ठीक है, पूरे दुनिया में। यही उनका मेन मकसद था। India became a founding member of the International Labour Organization in 1999। जब यूनाइटेड नेशन ने इसको बनाया ILO को, तभी हमारे देश ने जो है इसको अपने मतलब इसका मेंबर बन गया, ठीक है। As of 2025, the International Labour Organization has 187 member countries, ठीक है। अभी 1999 से बने हुए अभी 2025 में 187 मेंबर जो है इस संस्था का जो है मेंबर है, सिग्नेटरी मेंबर। 1919 है ना, 1919, ठीक है, 1919। नेक्स्ट है द ILO इज यूनिक फॉर इट्स ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर which brings together government, employer and worker to set labor standard, ठीक है। तो ये जो ILO है वो ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर तीनों मिल के काम करेंगे, तीनों मिल के पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने लेबर लॉ में पढ़ा था, गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ रोल होता है वो गवर्नमेंट अपना रोल निभाता है, एम्प्लॉयर की जो ड्यूटी है वो एम्प्लॉयर निभाता है, वर्कर का जो ड्यूटी है वो वर्कर निभाता है। तो कहीं ना कहीं तीनों अपने अपने योगदान दे रहे हैं, बराबर। तो यही होता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा भी जाए कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर PIL में क्या होता है, तो PIL के अंदर ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर का मतलब है कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, ठीक है। खास करके ILO में लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाने में, ठीक है, और सारे प्रोग्राम जो है उसको प्रमोट करके डिसेंट वर्क सब के लिए हो, इसमें योगदान करते हैं, ठीक है। तो अभी की फीचर्स क्या है, की फंक्शन ILO का क्या करते हैं वो, तो ये करते हैं सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड थ्रू कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। ये जो ILO है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिसमें कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के साथ वो आगे काम करते हैं। promoting right at work such as freedom of association and collective bargaining, ये सब जो है प्रमोट करने का काम ILO करता है। एडवांसिंग डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल प्रोटेक्शन, ये भी ILO के अंदर किया जाता है। प्रोमोटिंग डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इशू, ठीक है, वर्क रिलेटेड इशू जो वर्कर्स को होते हैं उसके ऊपर डायलॉग को भी प्रमोट करने का काम ILO करता है। द ILO रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज in 1969 for its effort in promoting peace through decent work and social justice। ILO के बेहतरीन काम से, ठीक है, उनको जो है नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 1969 में, ठीक है। और ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पीस सेटलमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल लेवल पे पीस सेटलमेंट डिस्प्यूट जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल 2 नहीं, यूनाइटेड चार्टर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर एक ये है, एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है समझ लो यूनाइटेड नेशन का। उसके अंदर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 आर्टिकल 33 में पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत के कानून में सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 में, ठीक है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में प्रावधान है, जिसको हम ADR बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें क्या होता है, पार्टी साथ में मिलके आउट ऑफ कोर्ट अपने मामले को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे CPC में है, तो CPC हमारा डोमेस्टिक लॉ हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ में पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में प्रावधान है यूनाइटेड नेशन चार्टर में, ठीक है। ये एक तरीके का इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 आर्टिकल 33 में इसके बारे में प्रावधान है, ठीक है। इनका मानना है कि टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट विदाउट यूज ऑफ फोर्स इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये बोलते हैं कि किसी भी देश को किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना है, उनको साथ में बैठ के पीसफुली, ठीक है, मामले को रिजॉल्व करना है।
अब पीसफुली हम मामले को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड सेवरल पीसफुल मेथड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सच एज, फर्स्ट है निगोशिएशन, दोनों पार्टी आपस में ही सहमति करके मामला डिस्प्यूट खत्म कर ले, ठीक है, जो आमतौर पे भारत और पाकिस्तान का होता भी है। दूसरा है मीडिएशन, मीडिएशन मतलब दोनों पार्टी जो डिस्प्यूटेंट हैं उसको कोई तीसरा पार्टी, तीसरा देश जो है वो समझौता करा दे। जैसे हाल ही में पहलगाम वाला हुआ था तो अमेरिका बोला हमने दोनों का सीज फायर रुकवाया, ठीक है, तो वो क्या था, एक तरीके से अमेरिका यहाँ पे मीडिएटर का काम किया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मीडिएशन यही होता है कि दो डिस्प्यूटेंट कंट्री के बीच कोई तीसरा आके उनको समझा बुझा के मामला खत्म करे। तीसरा होता है कंसिलिएशन, कंसिलिएशन भी वैसे ही होता है जैसे मीडिएशन होता है, लेकिन कंसिलिएशन में थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा होता है। उसमें मीडिएटर जैसे मीडिएशन में अपना जवाब दे देता है, अब आप दोनों को सहमत होना है तो हो, नहीं होना है तो मत हो। लेकिन कंसिलिएशन में दोनों पार्टी को एक रिजोल्यूशन देता है, कौन, कंसिलिएटर, कि भाई ये सही है, आपको यही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो होता है, आर्बिट्रेशन में आप तब जा सकते हैं जब आप दोनों देश के बीच एक एग्रीमेंट क्लॉज हुआ हो कि भाई हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, तब आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे भी दोनों पार्टी किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, और यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग डिसीजन होता है, ठीक है। ये जो हमारा था एक केस था ना, कौन सा था जिसमें हम गए थे ना, पालम आइलैंड का केस, ठीक है, उसमें हम आर्बिट्रेटर के पास ही गए थे, जो अमेरिका था और नीदरलैंड था ना, दोनों आर्बिट्रेशन के पास ही गए थे, आर्बिट्रेटर के पास, जिसका नाम था ना ह्यूबा या कुछ ह्यूगो करके था ना, अभी हम पढ़े थे, मुझे नाम याद नहीं है। तो ऐसा कहने का मतलब ये, हाँ, तो उनके पास गए थे, ठीक है। इसके बाद है जुडिशियल सेटलमेंट, आप आईसीजे के पास जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है गुड ऑफिसेज, मतलब कोई ऐसा कंट्री होगा जहाँ पे आप दोनों जाके बैठ के शांति से अपनी वार्ता कर सकते हैं, तो उसको गुड ऑफिस कहा जाता है। तो कुल मिला के पीसफुल सेटलमेंट के लिए ये 4 5 6 जो संस्थाएं हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। पहला निगोशिएशन, दूसरा मीडिएशन, तीसरा कंसिलिएशन, चौथा आर्बिट्रेशन, पांचवा है जुडिशियल सेटलमेंट मतलब कोर्ट के पास जाके, और छठा है गुड ऑफिस मतलब किसी कंट्री के यहाँ पे जाके शांति से उसके ऑफिस में बैठ के मामला रिजॉल्व करते हैं, तो उसको गुड ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा रहा है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो इसमें आपको ये लिखना है कि क्या क्या है मेथड्स। तो पहला है निगोशिएशन मेथड, दूसरा है मीडिएशन मेथड, तीसरा है कंसिलिएशन मेथड। तो ये सब मेथड हैं पीसफुल अपने मामले को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइलैंड ऑफ पाल्मास केस, ये हमने डिस्कस किया था तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कोरफू चैनल केस, ये हमने डिस्कस किया था तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक तरह का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको फाउंड किया गया था 1961 में। इसका हर जो संस्थाएं होती है उसका अपना अपना एक मकसद होता है, ठीक है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो भी एक एनजीओ है, मतलब संस्था है, ठीक है, जो 1961 में बना था। इसका मेन काम था ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये मेन फोकस इसका था कि भाई हमें प्रोटेक्शन देना है ह्यूमन राइट को एज इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। हमारे भारत में जो है कौन सा है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, लेकिन वो डोमेस्टिक लेवल पे काम करता है सिर्फ भारत में। लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में बना था, और इसका मेन पर्पस था कि हम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ अक्रॉस इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे ये इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाया है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इनके मेन फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन ये कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन सच एज टॉर्चर, आर्बिट्री डिटेंशन, अनफेयर ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर किसी भी देश में ऐसे हालात बनते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, या आर्बिट्ररी डिटेन किए जा रहे हैं, अनफेयर ट्रायल चल रहा है, टॉर्चर हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इनके पास पावर है,
ठीक है। दूसरा है कैंपेन फॉर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ कंसाइंस इंडिविजुअल जेल्ड फॉर द बिलीफ एथनिसिटी एंड पीसफुल एक्टिविज्म। ठीक है। तो आपको पता होगा भारत में भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो प्रिजनर्स के लिए काम करते हैं। तो इसी का एक केस था हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। वो भी किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने ही फाइल किया था कि प्रिजनर्स जो हैं बहुत सालों साल अंडर ट्रायल जेल में रहते हैं, उनका ट्रायल ख़त्म नहीं होता लेकिन उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट माना था। ठीक है। तो यहाँ पे आप धीरे मतलब कोट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, इसलिए मैंने बताया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवोकेट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी सच एज एबोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंड बैनिंग टॉर्चर। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत सारे ट्रीटी में डेथ पेनल्टी को एबोलिश करने के लिए एडवोकेट किया है। ठीक है। टॉर्चर को बैन करने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। तो एडवोकेट का मतलब यहाँ पे उनको अपनी मतलब बात रखी है, वहाँ पे एडवोकेट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेवल पे इनका क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो ऑल्दो इट डज नॉट क्रिएट लॉ, एमनेस्टी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड बाय एक्सपोजिंग वायलेशन एंड प्रेशरिंग गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद ह्यूमन राइट। ठीक है, ऑब्लिगेशन। तो ये जो है इनका वैसे कोई इन्होंने लॉ नहीं, इनके द्वारा मतलब अभी तक इनके प्रभाव में कोई ऐसा लॉ नहीं बना है। ठीक है। लेकिन ये अपना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत देते हैं, प्रेशर करते हैं कि आप ह्यूमन राइट को प्रमोट करें अपने यहाँ पे। ठीक है। तो ये है इसके अंदर जो है आपका ये हो गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंटर ICCPR। मतलब ये जो संस्थाएं हैं UDHR और ICCPR, इनके ऊपर भी जो है इन्होंने जो है इस ट्रीटी में योगदान दिया है अपना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 1977 फॉर इट्स एफर्ट इन डिफेंडिंग ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके अहम योगदान के लिए नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला है 1977 में। ठीक है। तो शॉर्ट नोट में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए बेहतरीन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है आपका कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कस्टम कैसे इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कस्टम कैसे इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है, तो मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, वो आता है ना, अभी यार उसको कुछ बोला जाता है, अभी मुझे वो याद ही नहीं आ रहा, जो अपने दूसरे देश में जाके रहते हैं ना, ये नहीं, ब्यूरो, डिप्लोमेट्स, करेक्ट करेक्ट, डिप्लोमेट बोलते हैं उसको। तो कैसे हम उनको इज्जत देते हैं, उनको उनके रहने सहने के लिए देते हैं। तो ये क्या है, पहले ज़माने में हमारे यहाँ पे जो दूसरे मतलब राज्य से आते थे, उनका हम आदर सत्कार करते थे। ठीक है। उनको रहने सहने के लिए दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं वही कस्टम्स हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ में जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं कस्टमरी प्रिंसिपल से लिए गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए कस्टम को सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे और कस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ट्रेडिशन या कोई ऐसा बिलीफ जो शुरू से चलते आ रहा है। ठीक है। और वो लीगली मतलब इन्फोर्सिएबल है। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, ऐसे कस्टम्स हैं जो आज नहीं चल रहे हैं, जिसकी ज़रूरत आज नहीं है, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शुरू से, ठीक है, एंशिएंट पीरियड से चल करते आ रहे हैं, और आज भी वो मतलब करना गलत नहीं है, तो हम करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग शादी करते हैं तो हमारे कस्टम में क्या है कि हम 7 फेरा लेते हैं। तो क्या हो गया, वो कस्टम हो गया और लॉ बन गया। ठीक है। लेकिन वो था क्या, हमारा एक ट्रेडिशन था कि हम अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। कल एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि भले ही आपको आर्य समाज के मंदिर में आपने शादी किया, लेकिन अगर आपने अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए, मतलब सप्तपदी रिचुअल आपने नहीं किया, तो आपकी शादी वैलिड नहीं है। ठीक है। ये सप्तपदी रिचुअल क्या है, ये एक कस्टम था, एक नियम था, हमारे यहाँ पे शुरू से करते आ रहे हैं, तो हमने उसको कानून बना दिया। तो हमारे कानून का वो सोर्स बन गया ना।
तो कस्टम इसी तरीके से सोर्स बन जाता है जब किसी कानून को हम बनाते हैं और उसमें कोई ऐसा ट्रेडिशन था, जो ऐसा कोई कल्चर था जो शुरू से चलते आ रहा है और आज भी उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी ज़रूरत है, तो हम उसको लॉ बना देते हैं। तो ऐसा है। तो इसी तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे, ऐसे रीति रिवाज थे, ऐसे जो नियम थे, ठीक है, बिलीफ था, जो प्रैक्टिस में था और आज भी है, तो हमने उसको सोर्स बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कस्टम को अगर और डिटेल में पढ़ना है तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस होता है, ठीक है, उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है। आप पीडीएफ पढ़ोगे तो देखोगे इसमें फीचर में बताया गया है कि इट इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड इज बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, लंबे समय से वो प्रैक्टिस में है, ठीक है, और उसको हमने लीगल एक्सेप्टेंस दे दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हमारे यहाँ पे सती प्रथा था, ठीक है, हमने उसको माना नहीं माना, अभी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो अभी उसको हम लीगली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कैसे कोई महिला आग में जल सकती है, बराबर। तो हमने बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे, ट्रेडिशन थे, कस्टम थे, जिसको हमने लॉ नहीं बनाया, ठीक है, और जो हमारे लॉ का पार्ट भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने माना और हमने उसको लॉ का पार्ट बनाया, तो वो हो गया सोर्स। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ में भी कस्टम है, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरनेशनल लॉ में जो सोर्सेज हैं हमारे कस्टम के तौर पर, तो उसमें क्या है? तो उसमें पहला है प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर। उस जमाने में भी टॉर्चर को गलत माना जाता था, ठीक है, जेनोसाइड को गलत माना जाता था। डिप्लोमेट को इम्यूनिटी दी जाती थी, उस समय पे भी दिया जाता था। जो दूसरे देश से आते थे उनको हम बहुत सारी सुविधाएं देते थे, ठीक है। उस समय पे भी हम एक देश, जब एक राज्य बड़ा होता था तो दूसरे राज्य पे बिना मतलब अटैक नहीं करते थे। उस समय पे भी जो मान के चले अयोध्या था या ऐसे थे हमारे मतलब देश में, तो कोई किसी के ऊपर ऐसे ही अटैक करता था क्या? नहीं करता था। सबको अपना अपना जो राज्य था उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार था। तो कहीं ना कहीं हम वो सिस्टम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। आज भी हम किसी दूसरे स्टेट पे मतलब धक्का नहीं करते, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते बेवजह, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं कस्टम ही है ना, समझे। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ क्या होता है? तो EEZ के बारे में प्रावधान है आपके यूएन क्लॉज में। यूएन क्लॉज के आर्टिकल 55 से 75 में इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के जो कोस्टल स्टेट का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी करना है, कोस्टल स्टेट को जो भी करना है वो कर सकते हैं, उनके पूरे अधिकार हैं। आप उसमें खनिज निकालिए, एक्सप्लॉइट, मतलब जो भी आपको करना है भाई, फिशिंग करना है, ऑयल ड्रिलिंग करना है, वाइंड एनर्जी निकालना है, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है राइट एंड लायबिलिटी द कोस्टल स्टेट। जिसके पास भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनके पास कुछ अधिकार भी है और कुछ लिमिटेशन भी है। तो अधिकार क्या है? द कोस्टल स्टेट्स डज नॉट हैव फुल सॉवर्निटी लाइक टेरिटोरियल वाटर बट हैज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्योंकि वो 200 नॉटिकल माइल तक फैला है, तो किसी भी स्टेट का उसके ऊपर पूरा आधिपत्य नहीं रहता। उसका आधिपत्य कहाँ तक रहेगा? 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक उसको पूरा यूज करने का अधिकार है, फिशिंग वगैरह कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप जिसके पास कोस्टल स्टेट नहीं है, मतलब समंदर नहीं है, तो वो कहाँ से यूज करेगा? तो आपको वहाँ से उनको आने जाने का रास्ता देना पड़ेगा, ठीक है। तो अदर स्टेट्स में एंजॉय फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब उनको बोट आने जाने ले जाने देने का पूरा अधिकार रहेगा उनके पास, लेकिन वो वहाँ पे फिशिंग वगैरह नहीं कर सकते। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को भी बहुत बार पूछा गया है। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक तरीके का साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक तरीके से कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा वो किया गया है, ठीक है। आपने सुना होगा दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसको यूनेस्को ने अपना मतलब दर्जा दिया है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी हमारे साइंटिफिक और कल्चरल मतलब धरोहर है उसको वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945 एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनेस्को इन 1946। मतलब जब इसका गठन हुआ उसके एक साल बाद ही हमने उसको क्या किया, साइन कर दिया और उसका हम मेंबर बन गए, ठीक है। करेंटली यूनेस्को के अंदर 194 कंट्री जो है मेंबर हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूनेस्को का? प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, अभी बताया मैंने, ताजमहल को यूनेस्को के अंदर जो है प्रोटेक्ट किया गया है, रेड फोर्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। ऐसे ही तो ये है, तो प्रोटेक्ट करते हैं ये कल्चरल हेरिटेज को, और ये प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ठीक है। इनकरेज यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉलेज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल लॉ के अंदर? तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ये दी 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, 2003 में कन्वेंशन फॉर द सेफगार्ड ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये बहुत सारे कन्वेंशन में पार्ट बने हैं, ठीक है। एक जो कन्वेंशन है इनका वो कल्चरल और नेचुरल साइट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद इन्होंने 2003 में एक कन्वेंशन किया जिसमें कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है 2005 में उन्होंने कन्वेंशन बनाया जिसमें कल्चरल एक्सप्रेशन को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे कन्वेंशन में अपने अपने तरीके से रोल निभाया है, और इनका रोल क्या है? हेल्प क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इनकरेज स्टेट टू फॉलो इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस, ठीक है। promotes peace, sustainable development and interculture dialogue through international cooperation। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या होता है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। इनका मेन ये था मकसद कि ह्यूमैनिटेरियन को जो है प्रमोट किया जाए और बच्चों के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है, डेवलपमेंटल एड को प्रोवाइड किया जाए। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनिसेफ इन 1949। करंटली 194 मेंबर स्टेट्स वर्किंग विद यूनिसेफ, ठीक है। अब इसका जो है रोल क्या है? तो यूनिसेफ वर्क्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट, ठीक है। बच्चों के राइट के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड को जो है 1918 में अडॉप्ट किया था। इट सपोर्ट्स कंट्री इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू चाइल्ड हेल्थ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पोलियो का दवा पिलाया जाता है वो यूनिसेफ के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। यूनिसेफ बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बच्चों के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, तरह तरह के जो है स्कीम्स भी लॉन्च करता है, ठीक है। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिससे चिल्ड्रन के वेलफेयर को जो है प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। 13 मार्क्स का हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया है। 13 मार्क्स का जो हमने किया था, मैं आपको अभी लिंक भेज दूंगा, टाइम रहेगा तो उसके शुरू के 5 सवाल कर लेना बस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क 5 सवाल है, वो कर लीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम पढ़ रहे थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 10वां सवाल है हमारे शॉर्ट नोट का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इस्टेब्लिश इन 1945 अंडर द यूनाइटेड चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, जिसके आर्टिकल जिसके अंदर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये जुडिशियल ऑर्गन में सबसे नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है, और इसका गठन 1945 में हुआ था। इसके अंदर 193 कंट्रीज जो है मेंबर हैं, ठीक है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द ICJ ऑन 1 अप्रैल 1946। इंडिया जो है इसका मेंबर बना था 1 अप्रैल 1946 को। एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंडिया इज ऑटोमेटिकली अ पार्ट ऑफ ICJ
ठीक है, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड चार्टर। तो जो यूनाइटेड नेशन में मेंबर है वो इनडायरेक्टली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, इंडिया हैज हैड अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रहा है। कैसे? Several Indian judges serving on the court, notably Justice Dalveer Bhandari, a former judge of the Supreme Court of India, has been serving at the ICJ since 2012. He was re-elected in 2017 after the United Kingdom withdraw its candidate, marking a significant diplomatic achievement for India। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें भारत के भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी जज के तौर पे काम कर चुके हैं। ठीक है, वो 2012 से 2012 तक उन्होंने जज बना था। ठीक है, वो और फिर 2017 में वापस से उनको इलेक्ट किया गया। इंडिया हैज ऑल्सो बीन अ पार्टी इन सेवरल लैंडमार्क केस बिफोर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के भी बहुत सारे मैटर गए हैं, जिसमें कुलभूषण जाधव केस गया है, जिसको पाकिस्तान ने अगवा कर लिया था। ठीक है, जो गलती से चले गए थे ना पाकिस्तान, और उसको पाकिस्तान ने बंधक बना लिया था। तो ये मामला भी आईसीजे में गया था, जिसमें इंडिया पार्टी था। ठीक है, वेयर द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ इंडिया, डायरेक्टिंग पाकिस्तान टू ग्रांट कंसुलर एक्सेस टू जाधव एंड रिव्यू हिज कन्विक्शन। ठीक है, जिसमें आईसीजे ने भारत के फेवर में फैसला देते हुए पाकिस्तान को बोला था कि आप अपने डिसीजन को जो है वापस से रिव्यू करिए। ठीक है, आईसीजे का फंक्शन क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करने का काम करते हैं। ठीक है, वो अपने ओपिनियन देते हैं, अगर कोई यूनाइटेड नेशन के लेवल पे कोई मैटर होता है तो उसमें अपने वो ओपिनियन भी देते हैं, और ये पीसफुल रिजोल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को बिटवीन इंटरनेशनल स्टेट्स। ठीक है, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो 15 जजों का होता है, इनका जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है। ठीक है, और इसमें जो जज होते हैं वो वर्ल्ड के मेजर लीगल सिस्टम से रिप्रेजेंट होके आते हैं। आईसीजे प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग इंटरनेशनल लॉ। इनका हेड क्वार्टर है द हेग में, जो नीदरलैंड में है। ठीक है, और ये एक तरीके से इंटरनेशनल पीस और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बनाई जाने वाली पहली इंटरनेशनल जुडिशियल सिस्टम है।